एक छोटे से गांव में सुमन अपने दो बेटों राजेश और कमल, दो बहुओं टीना और रजनी और उनके बच्चे चिंटू और चुप्ती और अपनी सौतेली बेटी सोनी के साथ रहती थी। टीना और रजनी अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन जब भी उनकी नजर सोनी पड़ती, उनका दिल भर आता। पूरे घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब अकेली सोनी करती थी। टीना और रजनी से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। टीना प्यार से कहती, सोनी, तू हमारी छोटी बहन जैसी है। तेरे हाथों में छाले अच्छे नहीं लगते। जा, थोड़ी देर आराम कर ले, बाकी काम हम कर लेंगे। पर भाभी, माँ जी अभी मंदिर से लौटने वाली हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि आप मेरी मदद कर रही हैं, तो वो बहुत नाराज होंगी। तभी रजनी किचन पे आती है और कहने लगती है, जा, थोड़ी देर आराम कर ले, बाकी काम हम कर लेंगे। माँ जी के आने से पहले तू खाना खाकर लेट जा, सुबह से थक गई होगी। हाँ, रजनी सही कह रही है। जा, तू आराम कर ले सोनी। ठीक है भाभी, आप लोग कहते हो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मगर कुछ काम हुआ तो आवाज दे देना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है अपने रूम की ओर। टीना और रजनी दोनों मिलकर बचे हुए काम करती है। तभी उनकी सास घर पहुंच जाती है। उन्हें काम करता देख वो गुस्से से बोलती है, अरे, कहाँ छिप गई सोनी महारानी? और तुम दोनों उसका काम क्यों कर रही हो? आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। तभी बड़ी बहू टीना अपनी सास के सामने आकर बोली, माँ जी, गलती सोनी की नहीं है। बेचारी सुबह से अकेले सारा काम कर रही थी। हमने ही उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा था। इतना सुनते ही सुमन गुस्से से तमतमाते हुए सोनी के कमरे की ओर बढ़ गई। सुमन कमरे के अंदर आते ही गुस्से भरे लहजे में सोनी से बोली, क्यों रे सोनी महारानी, खुद आराम कर रही है और अपनी दोनों भाभियों से काम करवा रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? सुमन की बात सुनते ही सोनी तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, माँ, मैंने तो भाभीियों से बहुत कहा था कि मुझे आराम नहीं करना है, मैं सारा काम खुद कर लूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने ही जबरदस्ती मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है माँ। अगर डांटना है तो मुझे डांट लीजिए, मैं अभी जाकर सारा काम कर देती हूँ। आप नाराज मत होइए माँ। अब तुम मुझे समझाएगी कि किसकी गलती है और किसकी नहीं? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जा, पहले जाकर सारा काम खत्म कर। और सुन, जब तक घर का एक एक काम पूरा नहीं होगा, तब तक तुझे एक रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। मनहूस लड़की, न जाने कब इससे छुटकारा मिलेगा। सुमन की बातें सुनकर सोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रोते हुए सोनी चुपचाप बरामदे में पहुंची। वहां उसने देखा कि टीना और रजनी अब भी उसके हिस्से का काम कर रही थीं। दोनों भाभियां नहीं चाहती थीं कि सोनी पर फिर से कोई इल्जाम लगे या उसे सुमन की डांट सुननी पड़े। भाभी, आप लोग हट जाइए। माँ जी ने मुझे सारा काम खत्म करने को कहा है। अगर उन्होंने आपको फिर से काम करते देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। पहले अपने आंसू पोंछ। हम तीनों मिलकर काम करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा और तू अकेली भी नहीं थकेगी। हाँ सोनी, हम तेरी भाभियां ही नहीं, तेरी बड़ी बहनें भी हैं। हमारे रहते हम तुझे अकेले इतना काम नहीं करने देंगे। लेकिन टीना भाभी, मेरी वजह से आपको और रजनी भाभी को हमेशा माँ जी की डांट सुननी पड़ती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। आप दोनों ये काम रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अगर माँ जी ने आपको फिर से काम करते देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। इतना कहकर सोनी ने अपने आंसू छिपाए और फिर से काम में जुट गई। शाम को राजेश और कमल काम से घर आ जाते हैं और चिंटू और चुटकी भी स्कूल से लौट आते हैं। सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। तभी राजेश बोलता है, माँ, सोनी दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ गई है? उसे भी खाने पर बुला लीजिए। अरे कहाँ जाएगी वो, यही कहीं होगी। तुम लोग चुपचाप खाना खाओ। दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, बुआ रो रही थी। माँ, बस भी कीजिए। आपने आज फिर सोनी का दिल दुखाया है। आखिर आप उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? वो भी इस घर की बेटी है। हाँ माँ, कमल बिल्कुल सही कह रहा है। आप सोनी से इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वो हमारी इकलौती बहन है। उसे भी इस घर में प्यार और सम्मान मिलने का पूरा हक है। बस, बहुत हो गया। तुम दोनों मुझे मत समझाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उस मनहूस को मैं एक पल भी इस घर में नहीं रखना चाहती। बस जल्दी से उसकी शादी कर दूं, फिर इस घर से उसका साया भी उठ जाएगा।
वो अपनी दोनों भाभियों के साथ बैठकर खा ले। तुम लोग चुपचाप खाना खाओ। राजेश और कमल जानते थे कि उनकी माँ का फैसला बदलना आसान नहीं था। लाख समझाने पर भी वो किसी की बात नहीं मानती थी। इसलिए दोनों ने भारी मन से चुप्पी साध ली और बिना कुछ बोले खाना खाने लगे। अगली सुबह सुमन अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी। तभी बड़ी बहू टीना धीरे धीरे कमरे में आई और बोली, माँ जी, बाहर पंडित जी आए हैं। वे कह रहे थे कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुमन बिस्तर से उठी और बाहर पंडित जी से मिलने चली गई। कैसी हो सुमन बहन? भगवान की कृपा से आज तुम्हारे घर के लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। नमस्ते पंडित जी। आपकी कृपा और भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। आइए बैठिए। अब बताइए, कौन सी शुभ खबर लेकर आए हैं? सुमन बहन, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे मंदिर जाना है, इसलिए ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। बस तुम्हें एक शुभ समाचार देने आया था। सोनी बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है और अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है। परिवार भी बहुत अच्छा और संस्कारी है। उन्हें बस एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। मुझे लगा सोनी बिटिया से बेहतर उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं लड़के वालों को जवाब दे दूं। पंडित जी, इतना अच्छा रिश्ता हमारे लिए नहीं है। हम दहेज देने में सक्षम नहीं हैं। आप हमारे लिए किसी साधारण और गरीब परिवार का रिश्ता ही देखिए, वही सोनी के लिए ठीक रहेगा। अरे सुमन बहन, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। लड़के वालों ने साफ कहा है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें बस एक संस्कारी और गुणवान लड़की चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनी बिटिया जैसी लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप सोनी के लिए किसी गरीब घर का लड़का ही देखिए। बड़े घर में जाकर वो क्या करेगी? उसके लिए यही ठीक रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा सुमन बहन। मेरा काम तो बस अच्छा रिश्ता बताना था। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं सोनी बिटिया के लिए कोई और रिश्ता देखता हूँ। भगवान करे उसे जल्द ही एक अच्छा घर परिवार मिले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मंदिर जाने में देर हो रही है। नमस्ते। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी और सुमन की सारी बातें टीना और रजनी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही थी। ये सुनकर दोनों का दिल टूट गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि माँ जी ने सोनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ अपनी नफरत की वजह से ठुकरा दिया। तभी रजनी दुखी होकर टीना से बोली, दीदी, माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? सोनी ने उनका क्या बिगाड़ा है? इतना अच्छा रिश्ता, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। आखिर वो अपनी ही बेटी की खुशियों की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? पता नहीं रजनी, माँ जी के मन में सोनी के लिए जो नफरत है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मुझे डर है, कहीं माँ जी जल्दबाजी में सोनी की शादी किसी ऐसे घर में न कर दें जहाँ उसे सारी उम्र दुख ही मिले। इतना कहकर दोनों बहुएं भारी मन से अपने अपने काम में लग गईं। शाम को राजेश और कमल काम से घर लौटे। दोनों हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी टीना और रजनी वहां आईं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक। राजेश जी, आज घर में बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ रजनी? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज पंडित जी सोनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। लड़का पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी करता था और सबसे बड़ी बात, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए था। लेकिन माँ जी ने वो रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने पंडित जी से कह दिया कि सोनी के लिए किसी गरीब घर का लड़का ही देखिए। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा और अपनी कानों से सुना है। टीना और रजनी की बातें सुनकर राजेश और कमल के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों को अपनी माँ के इस फैसले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगली सुबह पंडित जी फिर से सुमन के घर आए। इस बार वे सोनी बिटिया के लिए एक नया रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते जैसा नहीं था। सुमन और पंडित जी कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। सुमन बहन, जैसा तुमने कहा था वैसा ही रिश्ता लेकर आया हूं। लड़का गरीब परिवार से है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेहनती है। छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा करता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं लड़के वालों को बुला दूं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है पंडित जी।
आप आज ही लड़के वालों को खबर कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख निकलवा दीजिए। तभी राजेश कमरे में आया। उसने देखा कि पंडित जी और सुमन शादी की बात कर रहे थे। ये सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। माँ, कम से कम पहले लड़के और उसके परिवार से तो मिल लीजिए। बिना मिले जाने सोनी का रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? सुमन बहन, राजेश की बात में दम है। मेरी भी यही सलाह है कि एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लीजिए, उसके बाद ही रिश्ता पक्का करना उचित रहेगा। नहीं पंडित जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप बस लड़के वालों को मेरी हाँ बता दीजिए और जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवा दीजिए। जैसा तुम कहो सुमन बहन। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों बाद शुभ मुहूर्त में सोनी की शादी रोहित से हो गई। शादी के बाद सोनी अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचकर जब सोनी ने अपने नए घर को देखा तो उसका दिल बैठ गया। घर की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ गरीबी और अभाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर सोनी बहुत दुखी हो गई। बहू, मुझे पता है कि हमारा घर बहुत साधारण है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज से यही तुम्हारा अपना घर है। माँ जी, घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे इतना प्यार और अपनापन दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज से यही मेरा घर है और आप ही मेरा परिवार है। मैं पूरे दिल से इस घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। सोनी की बातें सुनकर उसकी सास की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने प्यार से सोनी के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें इतनी समझदार और संस्कारी बहू मिली। अगली सुबह सोनी अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में पहुंची। वहां सिर्फ थोड़ी सी दाल और चावल रखे थे। सोनी ने उन्हीं से खिचड़ी बनाई और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की। इसके बाद सोनी ने प्यार से बनाई हुई खिचड़ी सबको परोसी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। इतने प्यार से बनाया हुआ खाना खाकर मन खुश हो गया। अब तुम भी आ जाओ और हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। आज से तुम इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा भी हो। जी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका प्यार है जो आपको मेरी बनाई हुई खिचड़ी अच्छी लगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया। बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। सच में तुमने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। अब तुम भी आओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। परिवार के साथ मिलकर खाना खाने का अपना ही आनंद होता है। इतना कहकर सोनी भी परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगी। घर का सारा काम खत्म करके सोनी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी रोहित धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे पता है सोनी, हमारे घर के हालात देखकर तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ, एक दिन अपनी मेहनत से इस घर के सारे हालात बदल दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस तुम हमेशा मेरा साथ देना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है रोहित जी। मुझे यकीन है कि एक दिन आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आपके साथ और इस परिवार के प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ दूंगी। ठीक है सोनी, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। पिताजी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो माँ जी से कह देना। इतना कहकर रोहित घर से निकल गया और अपने पिता के साथ खेत की ओर चला गया। सोनी मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती रही। इसी तरह दिन बीतते गए। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद सोनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, उसने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन दूसरी ओर सोनी के मायके में हालात बिल्कुल अलग थे। सुमन ने अपनी दोनों बहुओं टीना और रजनी का जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटती, ताने मारती और घर का सारा काम उन्हीं से करवाती थी। दोनों बहुएं चुपचाप सब कुछ सह रही थी, क्योंकि वे घर की शांति बनाए रखना चाहती थीं। दीदी, आजकल माँ जी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हम दोनों सुबह से रात तक घर का सारा काम कर देते हैं, फिर भी उन्हें हमारे काम में कोई न कोई कमी ही नजर आती है। समझ नहीं आता आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाती है। क्या करे रजनी, जब तक सोनी इस घर में थी
माँ जी का सारा गुस्सा उसी पर निकलता था। अब उसके जाने के बाद उनका गुस्सा हम दोनों पर निकल रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि एक दिन सब ठीक हो जाए। ठीक कह रही हो दीदी। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, माँ जी को हमसे कभी संतोष नहीं होता। बस भगवान से यही दुआ है कि एक दिन उनके दिल से हमारे लिए ये नाराजगी और गुस्सा खत्म हो जाए। तभी छोटी सी चुटकी रोते रोते वहां दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मम्मी, मम्मी, दादी ने मुझे मारा। मम्मी, मैं तो बस चिंटू भैया के साथ खेल रही थी। दादी ने कहा, तू लड़की है, यहाँ खेल क्यों रही है, जा काम कर। फिर उन्होंने मुझे मारा। तभी गुस्से से भरी सुमन वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। आते ही वो तेज आवाज में चिल्लाई, कहाँ छिप गई रे चुटकी? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, जल्दी बाहर आ। माँ जी, आप चुटकी पर हाथ क्यों उठा रही हैं? अभी तो वो बहुत छोटी है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं। बच्चों से अगर कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, मारना नहीं। गुस्से में तमतमाती हुई सुमन वहां से चली गई। इसी तरह दिन बीतते गए। जब भी टीना और रजनी किसी काम से घर से बाहर जाती, सुमन छोटी सी चुटकी से घर के काम करवाती। उसकी जरा सी गलती पर उसे डांटती और कभी-कभी मार भी देती। मासूम चुटकी चुपचाप सब कुछ सहती रहती। आखिरकार टीना और रजनी का सब्र जवाब दे गया। सुमन के रोज रोज के अत्याचार और चुटकी के साथ हो रहे बुरे व्यवहार से परेशान होकर दोनों ने अपने पति राजेश और कमल को सारी बात सच सच बता दी। क्या क्या ये सब सच है? समझ नहीं आता माँ आजकल ऐसा क्यों कर रही हैं। हमने उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। जी भैया, ये सब सच है। माँ जी रोज चुटकी से घर का काम करवाती हैं और छोटी सी बात पर उसे मार देती हैं। उनका कहना है कि वो लड़की है, इसलिए उसे अभी से घर के सारे काम करने की आदत डालनी होगी। तभी छोटी सी चुटकी रोते रोते वहां आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मम्मी, दादी फिर से मुझे मार रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया था। चुटकी बेटा, सच सच बताओ, क्या तुमने कोई शरारत की थी जिसकी वजह से दादी ने तुम्हें मारा? नहीं पापा, मैं तो बस चिंटू भैया के साथ खेल रही थी। तभी दादी आई और बोली, जा झाड़ू लगा। मैंने कहा, दादी मुझे भी खेलना है। बस इतना कहते ही दादी ने मुझे मार दिया। बस अब मेरी सहने की हद खत्म हो गई है। मैं अपनी मासूम बेटी पर रोज रोज हो रहे जुल्म को और नहीं देख सकती। आप माँ जी से बात कीजिए। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं बदला तो मैं चुटकी को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमसे भी ये सब नहीं देखा जाता। चुटकी अभी बहुत छोटी है, उसे खेलने कूदने की उम्र में इतना दुख क्यों सहना पड़े? अब माँ से बात करना ही होगी। अगर आज भी हम चुप रहे तो चुप्पी के साथ ये सब होता ही रहेगा। ठीक कह रहे हो तुम। अब और चुप रहना सही नहीं होगा। आज ही माँ से इस बारे में खुलकर बात करेंगे। माँ, आप रोज रोज चुटकी को क्यों मारती हैं? अभी वो बहुत छोटी है। ये उसकी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है, घर का काम करने की नहीं। आप उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्यों रे, वो लड़की है। अगर अभी से घर का काम नहीं सीखेगी तो आगे चलकर क्या करेगी? कल को उसे भी दूसरे के घर जाना है, इसलिए उसे अभी से हर काम सीखना होगा। माँ, वो अभी बहुत छोटी है। आपने सोनी के साथ भी यही किया था और अब वही सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसे भी बचपन जीने का पूरा हक है। लड़कियों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, समझे तुम? अगर अभी से उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा तो आगे चलकर किसी की बात नहीं मानेंगी। इसलिए उन्हें बचपन से ही घर के काम और जिम्मेदारियां सीखनी चाहिए। माँ, आप अपनी ही पोती के बारे में ऐसी बातें कैसे कैसे कह सकती हैं? वो आपकी इकलौती पोती है। उसे भी उतना ही प्यार और दुलार मिलने का हक है जितना चिंटू को मिलता है। आखिर वो भी इस घर का ही हिस्सा है। हाँ, पोती है, पोता नहीं। अगर अपना प्यार दुलार लुटाना है तो चिंटू पर लुटाओ। वही बड़ा होकर इस घर का सहारा बनेगा। लड़कियां तो एक दिन दूसरे के घर चली जाती हैं। अगर यही आपकी सोच है माँ, तो फिर मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इस घर से चला जाता हूं।
मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहां मेरी मासूम बेटी को बोझ समझा जाता हो और उसके साथ भेदभाव किया जाता हो। चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने छोटे बेटे के साथ रह लूंगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस घर से गए तो तुम्हें मेरी संपत्ति में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर कभी इस घर की तरफ लौटकर मत आना। माँ, आज मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा था कि आप सिर्फ सोनी के साथ भेदभाव करती हैं क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आपको किसी भी बेटी की कद्र नहीं है। और सोचिए, ये सब कहने वाली भी एक औरत ही है। इतना कहकर राजेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर छोड़कर जाने के लिए निकल गया। राजेश के जाने के बाद कमल अपनी माँ सुमन के पास आया और दुखी होकर उनसे बोला, माँ, आपने आज भैया के साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और सुरक्षा की बात की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे आपके इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। मैंने राजेश को पहले ही समझाया था कि जिसके घर बेटी होती है उसे ज्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी तो चला गया। ठीक है माँ, मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता, लेकिन जहाँ बेटा बेटी में भेदभाव होता हो वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी भैया के साथ जा रहा हूँ। उम्मीद है एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इतना कहकर कमल भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर छोड़कर निकल गया। देखते ही देखते सुमन का बड़ा सा घर बिल्कुल सूना हो गया। सुमन कमल को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उसे ऐसा करने से रोकता रहा। वो बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ दिन बाद सुमन की तबीयत खराब हो गई। अब वो घर में बिल्कुल अकेली थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अकेले ही घर के सारे काम करते करते सुमन का शरीर जवाब देने लगा। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। जब सोनी को पता चला कि उसके दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चले गए हैं और सुमन अकेली व बीमार है, तो वो तुरंत अपनी माँ से मिलने मायके पहुँच गई। सोनी जैसे ही घर के अंदर पहुँची, उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और चेहरे की रौनक भी गायब थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर सोनी की आंखें भर आईं। माँ, ये क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? क्या आपने कुछ खाया भी नहीं? मुझे बताइए माँ, आखिर हुआ क्या है? सोनी, क्या सच में तू आ गई? मुझे लगा अब कोई मेरे पास नहीं आएगा। हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। आपकी ये हालत देखकर मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप बहुत कमजोर हो गई हैं। आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। सोनी तुरंत रसोई में गई और सादा दाल चावल बनाकर अपनी माँ के लिए ले आई। माँ, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आपने कई दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया होगा। पहले ये दाल चावल खा लीजिए, फिर आपको दवा भी खानी है। तब तक रोहित जी दवाई लेकर आते होंगे। मुझे माफ कर दे सोनी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किए। तुझे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। अगर हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर दे। ऐसा मत कहिए माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी माँ हैं और माँ से कोई नाराज नहीं रहता। अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी रोहित दवाई लेकर घर पहुंचा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ राजेश, कमल, टीना, रजनी, चुटकी और चिंटू भी थे। उन सबको एक साथ देखकर सुमन की आंखें भर आईं। सुमन ने रोते हुए सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगी। परिवार ने भी उसे माफ कर दिया। इसके बाद सब लोग फिर से हंसी खुशी